everyone. My name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardhaman. सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पुराने लेक्चर में ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स को शुरू किया था और इसकी क्या ज़रूरत है, यानी कि नीड है, और क्या स्कोप इसका रह सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव है, इसके कहाँ यूजेस हम कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन और टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सॉइल को स्टेबल करना है। नीचे का जो सब ग्रेड मटीरियल जिसे हमने सॉइल कहा है, जिसके ऊपर फाउंडेशन रेस्ट करने वाली है, यानी कि हमारी सब स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ऊपर बनेगी सुपर स्ट्रक्चर, जिसका लोड अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर डिसिपेट होना है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले सॉइल को समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मेशन देखें सॉइल का किस तरह से होता है हमारे पास। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक टर्म होती है वेदरिंग। सबसे पहले तो देखें सॉइल क्या थी, अगर रिकॉल करें हम, इट वाज दी अनसीमेंटेड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, राइट। अनकंसोलिडेटेड है, अनसीमेंटेड है, यानी कि बेसिकली आप इसे लूज मटेरियल भी कह सकते हो। लूज मटेरियल किसका, दीज आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दीज आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द लार्ज पेरेंट रॉक, यानी कि एक बहुत बड़ी पेरेंट रॉक से इनका हुआ है डिसइंटीग्रेशन, और यही डिसइंटीग्रेशन से मेरे को क्या मिले, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले। उन्हीं फ्रेगमेंट को मैंने क्या बोल दिया, अगर वो मेरे अनसीमेंटेड और अनकंसोलिडेटेड है, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, मेरा सॉइल का नाम दे दिया। कुछ टाइम में हमारे पास एक सॉइल का टाइप होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉइल में क्या रहता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी आपको इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि हमारे पेड़ पत्ते हैं, लीव्स हैं, ठीक है, टग्स वगैरह हैं, तो टिग है जो, उसके छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कि ह्यूमस बनने के बाद वो भी क्या हो जाए कि ब्राउन सॉइल बनाएंगे, ऑर्गेनिक सॉइल बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक सॉइल में हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रह जाता है, यानी कि जो सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, होना जरूरी नहीं कि कंपलसरी है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो ही। जिस फिनोमिना से हमारे पास सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस फिनोमिना को मैं बोलता हूँ वेदरिंग। वेदरिंग की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या लिखोगे, it is the phenomena by which soil formation take place by disintegration of large rock into small fragments। ठीक है, disintegration of large rock into small fragment। अब ये डिसइंटीग्रेशन अलग अलग फोर्सेस की मदद से हो सकता है। अगर आपके पास फिजिकल फोर्सेस होंगे, ठीक है, फिजिकल फोर्सेस होंगे, तो उनकी मदद से होने वाली जो वेदरिंग होगी उसे मैं बोलूंगा फिजिकल वेदरिंग या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। उसी तरह से अगर मेरे पास केमिकल फोर्सेस होते हैं तो उसे मैं बोल दूंगा मेरी केमिकल वेदरिंग। जो प्रीडोमिनेटली हम वेदरिंग के टाइप पढ़ते हैं वो दो पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल। इन दोनों का मतलब सेम ही है, या तो फिजिकल बोल दो या फिर मैकेनिकल बोल दो, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो केमिकल वेदरिंग। एक थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग भी और होती है जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेदरिंग। दिस वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमारे पास क्या होगा, इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एल्गी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ह्यूमन और एल्गी भी क्या करेंगे, आप मानिए कि खुद आप हथौड़े छेनी लेकर वहां पर गए हैं और किसी रोग का डिसइंटीग्रेशन करने बैठे। हालांकि आपने वहां पर क्या लगाए, मैकेनिकल यानी कि फिजिकल फोर्सेस, यानी कि वहां पर आप इम्पैक्ट लोड लगा रहे हो, फिजिकल फोर्सेस, लेकिन रीजन क्या है, ह्यूमंस। तो इसलिए उस वेदरिंग का नाम हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग। इंटेंशनल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। उसी तरह से अगर हम फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में देखें कि इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ किस रीजन की वजह से, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस, फ्लोइंग वाटर, बाय आइस एंड बाय विंड। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में एक्चुअल में होता क्या है। एक आपके पास कोई रॉक माउंटेन पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, जो भी आप इसे कहना चाहें। ठीक है, हालांकि सबका मतलब अलग अलग है, लेकिन अपना बेसिक काम देखिए यहाँ पर क्या है। लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, रॉक माउंटेन था, इसके ऊपर पड़ी स्नो। ठीक है, स्नोफॉल होने से और विंटर के अंदर यहाँ बन गया ग्लेशियर। इसके ऊपर क्या बना, ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या करेगा, नीचे का जो ये सॉइल है, मेरी रॉक है,
रॉक के ऊपर क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करेगा। यहाँ पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम जनरली बोल देते हैं एब्रेजन। ठीक है, इसे क्या बोल दूंगा मैं, एब्रेजन बोल दूंगा। तो इस एब्रेजन की वजह से यहाँ के जो रॉक फ्रेगमेंट होंगे, यहाँ का जो रॉक मटेरियल होगा सरफेस का, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस मटेरियल जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होगा। स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाएगा, ये हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो बनने वाली रॉक होगी, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, आपके उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, किस तरह का फोर्स लगा रहे हो, फिजिकल फोर्स लगा रहे हो, तो इसलिए टाइप ऑफ वेदरिंग तो क्या होगी, फिजिकल वेदरिंग। स्मॉल पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो गया, फॉर्मेशन हुआ सॉइल का। और यहाँ पर जो बनने वाली सॉइल हो जाएगी, इस सॉइल को ग्लेशियर के कारण बनने वाली सॉइल है, तो सॉइल का नाम क्या हो जाएगा, ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप ऑफ हमारी फिजिकल वेदरिंग। दूसरा मैं देखूं बाय विंड मेरे पास कैसे हो सकता है, तो आपने देखा होगा डेजर्ट के अंदर जनरली क्या होता है, विंड जब बहती है, ठीक है, हवा जब बह रही है, तो क्या करते हैं, सरफेस से पार्टिकल का इरोजन करना स्टार्ट करती है। क्या करते हो, इरोजन। अब पार्टिकल इरोजन कर रही है, साथ साथ में पार्टिकल सरफेस के साथ टकरा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एब्रेजन होगा। तो इरोजन और एब्रेजन के कंबाइन इफेक्ट से हमारे पास ग्रेनुलर सॉइल मिलती है, कोहेजन लेस सॉइल मिलती है। आपने देखा भी होगा हमारी जो भी डेजर्ट रीजन होता है वहां पर इस टाइप की सोइल को हम क्या बोल देते हैं, एओलिन सोइल। जो विंड के फ्लो होने से, यानी कि इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है, विंड ब्लोन सोइल भी कह सकते हैं। तो विंड के फ्लो होने से बनने वाली सोइल हमारे पास कैसी आ गई, एओलिन सोइल। अब वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका क्या रीजन है, तो यहाँ देखिए ग्लेशियर। अब ऑब्वियसली समर आएगी, विंटर है तो समर भी आएगी, तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो यहाँ से वाटर का फ्लो होगा। और आपको पता है जब भी वाटर फ्लो होता है उसका काम है शेयर फोर्स लगाने का। ठीक है, जब भी वाटर फ्लो होता है वो शेयर फोर्स लगाता है सरफेस के साथ में। जैसे ही सरफेस के साथ में शेयर फोर्स लगाया, अगर पार्टिकल, सरफेस के पार्टिकल अच्छे से होल्ड होके नहीं बैठे हैं, या फिर वाटर के फ्लो की जो स्पीड है उसके कारण लगने वाला जो शेयर फोर्स है सरफेस के ऊपर, वो जो पार्टिकल है उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, तो पार्टिकल वहां से इरोड होके, ठीक है, पार्टिकल वहां से इरोजन होके बहते चले जाएंगे पानी के साथ में। जब पानी के साथ में पार्टिकल ऐसे बहते हैं तो इन पार्टिकल को मैं बोलता हूं सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड कहीं ना कहीं तो पानी का फ्लो कम होगा, और जैसे ही पानी का फ्लो कम होगा, क्योंकि पार्टिकल भारी है, ठीक है, पानी से तो भारी है, उनके अंदर बाय द लॉ ऑफ स्टोक्स लॉ, बाय स्टोक्स लॉ उनके अंदर क्या आएगी, सेटलिंग वेलोसिटी आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ये नीचे सेटल हो जाएंगे। जिस रीजन के अंदर ये सेटल होते हैं उस रीजन को मैं बोलता हूँ डेल्टा। ठीक ठीक है, जैसे गंगा का आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकली, गंगा रिवर निकलती है। गंगा रिवर निकलने से जहां पर आके पार्टिकल को सेटल करती है, मिनरल को सेटल करती है, जहां रेत पूरी रेत बोलो आप, रेत तो नहीं कह सकते हम उसे, जहां पर जो हमारी मिट्टी है, सोइल है, वो अक्यूमुलेट हो जाती है, उस रीजन को मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा बोलता हूँ। और यहाँ पर जो डेल्टा के अंदर सॉइल डिपॉजिट हुई है उस सॉइल का नाम क्या आ जाता है हमारा, एलुवियल सॉइल। ठीक है, सॉइल का नाम क्या आ जाता है हमारे पास, एलुवियल सॉइल आ जाता है। तो इस तरह से फ्लोइंग वाटर से बनने वाली सॉइल कौन सी होगी, एलुवियल। पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस हो गए, तो पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस से क्या होगा, कभी वहां पर ठंड हो जाएगी, कभी गर्मी हो जाएगी, तो वाटर क्या करेगा, कभी आइस में बनेगा, कभी वाटर में बनेगा, यानी कि कभी फ्रीज हो जाएगा, कभी थो हो जाएगा। फ्रीज थो का मतलब जमना और पिघलना। ठीक है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया आपको, फ्रीज एंड थो, जमना और पिघलना। ठीक है, जमने और पिघलने से आपको पता है, लास्ट लेक्चर में बताया था वाटर क्या होता है, जब जमता है तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फ्रीजर के अंदर, क्रैक के अंदर, यहाँ पर क्रैक्स के अंदर वाटर फिल हो रखा होगा, तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो कभी एक्सपैंड हो रहा है, कभी श्रिंक हो जाए, तो उसकी वजह से वहां पर फैटिग स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, फैटिग स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंजेस से भी मेरे को क्या मिलता है, सॉइल का फ्रेगमेंटेशन मिलता है, यानी कि वेदरिंग मिलती है उसकी। ठीक है, रॉक का फ्रेगमेंटेशन हुआ यहाँ, यानी कि वहां पर क्या होगी, वेदरिंग होगी। एक और टाइप ऑफ सॉइल हमें मिलती है जिसे बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल को आप सिंपली याद रखते हो, दिस दिस इज फ्रॉम दी
ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि ये यहाँ पर जो मेरा रॉक है, बड़े पार्टिकल ऊपर है, तो क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे सेल्फ वेट की वजह से, तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते होते नीचे इकट्ठा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से रॉक या हिल्स के नीचे इकट्ठे होने वाले जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉइल होती है, उसका नाम क्या जाता है, कोलुवियल सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल वेदरिंग की वजह से। अब हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग में। अब केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, केमिकल एक्शंस लगते हैं, केमिकल रिएक्शंस लगेंगी, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोडेशन, लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड, इस तरह से रिडक्शन भी आ गया, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन है उसके साथ साथ में रिडक्शन भी देखने को मिलता है हमें। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड या फिर वाटर की वजह से क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। तो उनकी वजह से जो सरफेस के पार्टिकल होंगे, रॉक यानी कि रॉक है हमारी, रॉक सरफेस है, वहां पर ये केमिकल पड़ रहे हैं। ठीक है, इन केमिकल के पड़ने के कारण यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई, और यहाँ से जो पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन के कारण बनने वाली जो सॉइल हो जाएगी, उस सॉइल का नाम हो जाएगा हमारा केमिकल वेदर्ड सॉइल, और जिस फिनोमिना से बनी है उसे मैं बोल दूंगा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ह्यूमंस एक्टिविटी या फिर एल्गी वगैरह की वजह से, उसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज हो जाता है। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल और केमिकल के ऊपर फोकस करते हुए। यहाँ पर मैंने देखा केमिकल वेदरिंग, अगर आपने केमिकल रिएक्शंस देखी हो, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने क्या लिया, एक कागज लिया, ठीक है, उस कागज को बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कट करना, यानी कि मैं क्या लगा रहा हूँ, उसके ऊपर शेयर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि फिजिकल फोर्स लगा रहा हूँ। बेसिकली मैं इस कागज का क्या कर रहा हूँ, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस कागज का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। अब आपको पता है, क्योंकि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन यानी कि फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग चल रही है, और कागज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब जो कागज का छोटा सा टुकड़ा था, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कागज ही रहेगा वो। एक कागज को दो हिस्सों में आपने काट दिया, बाकी दो हिस्से भी क्या है, वो कागज ही तो है। तो इससे समझाने का मेरा रीजन है, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि किसी कागज को काटने पर, तोड़ने पर, फाड़ने पर, शेयर फोर्स लगाने पर छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट करोगे, तो आपको वह कागज ही मिलेगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसका पेरेंट मटेरियल था उसके जैसी ही रहेगी। ठीक है, उसके जैसी ही रहेगी। यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के केस में जो मेरी पेरेंट रॉक थी, जो ये मेरी सॉइल यहाँ पर बन रही थी, एवोलिन सॉइल थी, कोलुवियल सॉइल थी, ठीक है, उसके बाद एलुवियल सॉइल होगी, ग्लेशियल सॉइल होगी, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी, उस सॉइल की प्रॉपर्टी मेरी पेरेंट रॉक, यानी कि जिस रॉक से, जिस माउंटेन से, जिस प्लेट्यू से वो निकल के आई है, उसकी जैसी ही होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसका जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगी हमारे पास, वो जो सॉइल निकल के आई है, वेदर्ड सॉइल निकल के आई है, उसकी पेरेंट रॉक के जैसी ही होंगी। ठीक है, लेकिन केमिकल वेदरिंग के अंदर अलग होगी। अब एग्जांपल दूं आपको, केमिकल वेदरिंग में जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन कागज के केस में अगर मैं लूं तो होता है जलाना। ठीक है, बर्न करना, किसी चीज को बर्न करना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आता है। आप कागज को जला दोगे, उसके बाद मटेरियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्लैक कोल टाइप का, काला काला कोयला। ठीक है, तो आपको ब्लैक कोल मटेरियल जो मिला है, ब्लैक कार्बन मटेरियल मिला है, क्या उसकी प्रॉपर्टी कागज के जैसी है? तो हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कागज जैसी तो नहीं है, अलग है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका है। तो जब भी हमें केमिकल वेदरिंग के जो भी सॉइल मिलती है, केमिकल वेदर होकर सॉइल मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट रॉक से मैच नहीं करती। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो सॉइल हमें ऑब्टेन हुई है, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन पेरेंट रॉक के जैसे होता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग में उसके पेरेंट रॉक के जैसा कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, अब आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सरफेस पर होती है, ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होता है।
ठीक है। पेरेंट रॉक है मेरी, वो क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको पता है सरफेस पर ही होते हैं और मॉलिक्यूलर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज वहां पर चल रहा होता है रिएक्शंस का। ठीक है, तो यानी कि पार्टिकल का छोटा छोटा डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन जब मैकेनिकल वेदरिंग करूंगा उसके अंदर ऑब्टेन होने वाले जो मटेरियल होंगे वो होंगे बड़े बड़े, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा भी नहीं होता कि बिल्कुल जो हमारे मटेरियल है उसको ग्राइंड ही कर सके, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, पार्टिकल का जो साइज होगा वो लार्ज होगा। तो जनरली जनरली बता रहा हूँ, हमेशा ये ट्रू नहीं है, इन द मोस्ट ऑफ जनरल केसेस केमिकल वेदरिंग से जो मिलने वाली सॉइल होगी वो कैसी सॉइल होती है, मुझे क्ले या फिर सिल्ट साइज की सॉइल होती है। ठीक है, जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ। केमिकल वेदरिंग के कारण मिलने वाली सॉइल है, क्योंकि फाइन सॉइल है, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं, छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं, तो क्ले या सिल्ट साइज सॉइल यानी कि इसके कारण मिलने वाली सॉइल मुझे कैसी हो जाएगी, फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। उसी तरह से यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बोल्डर कोबल। ठीक है, बोल्डर कोबल ग्रेवल और सैंड, यानी कि मोस्टली ग्रेनुलर सॉइल मिलेगी यहाँ पर मुझे, या फिर इसे मैं क्या बोल दूंगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सो द बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल फोर्सेस, यानी कि फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, वी जनरली ऑब्टेन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जिसकी प्रॉपर्टी अपनी पेरेंट रॉक की जैसी होती है, और क्ले की प्रॉपर्टी अपने पेरेंट रॉक जैसी नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो ये थी मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग और उनके कारण मिलने वाली हमारे को सॉइल। अब क्योंकि एक और सॉइल का टाइप हो जाता है हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल और डिपॉजिटेड सॉइल। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉइल का टाइप दिखेगा, दिस इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेट मी चेंज माय इंक। यहाँ देखिए आपको कैसी सॉइल मिली है, ट्रांसपोर्टेड और रेजिडुअल सॉइल। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जो मेरी मैकेनिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग लग रही थी। ठीक है, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग से मुझे यहाँ पर क्या एक्शन मिल रहा था कि हाई फोर्सेस लग रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है, विंड का फ्लो हो रहा है, या फिर ग्लेशियर खिसक रहा है। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ऊपर के पार्टिकल नीचे की ओर आ रहे हैं। यानी कि मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग में इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है कि पार्टिकल अपनी सरफेस से, पेरेंट रॉक से टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब इतना फोर्स है कि पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इतना फोर्स भी लगेगा कि उस डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सके। तो इस टाइप की सोइल जो अपनी पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होके, ठीक है, अपनी पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होके कहीं दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी एल्यूवियल सोइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं हिंदी में जिसे। सजेशन ये है आप इंग्लिश ही याद करो, जो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश के अंदर उसको कन्वर्जन करना सीखो। ठीक है, जलोढ़ जो मेरी मिट्टी थी वो मिट्टी अब क्या हो जाएगी, वहां से डिसइंटीग्रेट होके डेल्टा के अंदर डिपॉजिट होगी, यानी कि अपनी पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होके किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट हुई है। तो उस टाइप की सोइल को बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्योंकि मैकेनिकल और फिजिकल जो वेदरिंग थी उसमें विंड एयर वगैरह है, तो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को एक जगह से तोड़ रहे हैं और दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग से जनरली जो सोइल मिलती है वो टाइप कैसा हो जाता है उसका, ट्रांसपोर्टेड सोइल हो जाता है। और वहीं पर जो हमारी केमिकल एक्शन है, केमिकल एक्शन की वजह से एक ही जगह पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और पार्टिकल वहीं पड़े रहेंगे। तो उस टाइप की सोइल जैसे यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ और वहीं पर डिपॉजिट होगी। ठीक है, यानी कि मान लो ये मेरा रॉक मास था, यहाँ पर सोइल का डिसइंटीग्रेशन हुआ और ये यहीं पर डिपॉजिट होगी, तब इस टाइप की सोइल को मैं क्या बोलता हूँ, रेजिडुअल डिपॉजिटेड सोइल। ठीक है, तो इस सोइल को मैं क्या बोल देता हूँ, रेजिडुअल सोइल बोल देता हूँ। जनरली जो मेरी केमिकल वेदरिंग वाली सोइल होती है, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो उसी प्लेस पर हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल एक्शन के लिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, लार्ज फोर्सेस, शियर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। ताकि अब इतना ज्यादा शियर फोर्स है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ तो शियर फोर्स की वजह से पार्टिकल अपनी जगह से खिसकेगा भी, ट्रांसपोर्ट भी होगा। इसलिए ये होगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और केमिकल वेदरिंग की वजह से जनरल केस में मेरे को कौन सी मिली, रेजिडुअल सॉइल। हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जनरल केसेस यही रूल वैलिड होता है। ठीक है, सॉइल डिपॉजिट इंडिया में देखें कौन कौन सी हमें मिलती है। तो इंडियन सॉइल डिपॉजिट आप यहाँ पर देखिए, मेरे को सबसे जो पहला सॉइल का डिपॉजिट मिलेगा वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, लेट मी चूज माय मार्कर।
सबसे पहला सोइल डिपॉजिट मुझे कैसा मिला, एलुवियल। तो एलुवियल जो कि एक ट्रांसपोर्टेड टाइप की सोइल है, वाटर की वजह से बन रही है, ठीक है, और वाटर भी कैसा, फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। और कौन सा वाटर है, रिवर का। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट रिसाइट करके नहीं बोलने वाला हूँ जो भी लिखा हुआ है, आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट डाउन कर लो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये जो भी लिखा है उसे रिसाइट नहीं करने वाला। तो मेरे को क्या हो जाएगा, फ्लोइंग वाटर की वजह से आपको बताया था, ऊपर गंगा जैसे एग्जांपल दिया, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से माउंटेन से क्या हुआ, मेरा जो भी वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो कटिंग एक्शन है शेयर फोर्स की वजह से, तो पार्टिकल को क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा और कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट करेगा, इसे गंगा का डेल्टा बनता है। तो गंगा के डेल्टा में जो मिलने वाली सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड टाइप की सॉइल है, नाम हो गया एल्यूवियल या फिर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, फ्लोइंग वाटर की वजह से। अब क्योंकि काफी माउंटेन्स की वजह, माउंटेन से आ रही है, तो माउंटेन का आपको पता है वहां पर आपको थोड़े बहुत पेड़ पौधे और हमारे जितने भी नेचुरल में वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं, यहाँ पर मैं आपको प्लांट लाइफ कह सकता हूँ, ठीक है, प्लांट लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, तो फ्लोरा एंड फोना भी मिलेगा। अब इसकी वजह से मिनरल्स भी हैं, हर साल फ्रेश मिनरल आ रहे हैं, उसमें कंटिन्यूसली फ्रेश मिनरल आ रहे हैं क्योंकि गंगा तो फ्लो करती रहती है, तो हर साल फ्रेश मिनरल, फ्लोरा फोना, जो ह्यूमस है हमारे पास, फ्लोरा फोना यानी कि प्लांट लाइफ जब सड़ गल जाती है ना, तो उससे बनने वाला जो फाइनल मटेरियल है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो क्योंकि रिच इन, ये हमारे पास रिच इन नाइट्रोजन हो जाता है ह्यूमस की वजह से, रिच इन मिनरल्स हो जाता है, कंटिन्यूसली वाटर के फ्लो होने से वहाँ पे जो डिपॉजिट आ रहे हैं, न्यू मिनरल्स आ रहे हैं, फ्रेश मिनरल, तो उसके कारण जो हमारी जो डेल्टा रीजन होता है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। आपने देखा भी होगा जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहां पर डेल्टिक रीजन होने की वजह से कितनी ज्यादा वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कितनी फसलें होती है, काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड मिलती है वहां पर, ठीक है। तो गंगा का रीजन देखो कहाँ पर मिलती है हमें, ये नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, लोअर वैली ऑफ नर्मदा, ताप्ती और नॉर्दर्न गुजरात में आपको ये मिट्टी मिलने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, गंगोत्री जब भी गंगोत्री का हमारा ग्लेशियर है वो पिघलेगा तो उसकी वजह से हर साल वाटर फ्लो होगा, तो उसकी वजह से वहां पर न्यू मिनरल मिलते हैं हमें हर साल। तो यहाँ की जो सोइल हर साल रिन्यू हो जाती है, रिन्यू हो रही है तो नए मिनरल्स है, नए मिनरल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अच्छी फर्टाइल सोइल मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी है कि ओल्डर जो हमारी सोइल होती है वो डार्क कलर की होती है, ठीक है, ओल्डर सोइल होती है हमारी डार्क कलर की होती है, इसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें आपको प्योर कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ही नई सोइल जो होती है हमारी वो कैसी होती है, लाइट कलर होती है, ठीक है, ये हमारे पास कैसी होती है, लाइट कलर होती है। उसके साथ इसमें जो कैल्शियरियस मटेरियल है वो कम होता है। कैल्शियरियस मटेरियल का मतलब अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियरियस मटेरियल को आप यहाँ पर किससे ले सकते हो, लाइम कंटेनिंग जितना भी मटेरियल है या फिर कैल्शियम कंटेनिंग जो भी मटेरियल है, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा जो सी शेल्स वगैरह होते हैं ना हमारे, सी शेल्स, जो समुद्री सीपियां वगैरह बोलते हो आप, वो भी किसका काम करता है, कैल्शियरियस मटेरियल का काम करता है। तो वो सब हमारे को न्यू एल्यूवियल सॉइल में देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ हमारे को फिर क्या देखने को मिलता है, अब एकदम भारी मटेरियल तो मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भारी मटेरियल वाटर कितना आपकी फोर्स लगाए, बहुत ज्यादा भारी मटेरियल को तो वो फ्लो करके लेके आ नहीं पाएगा। तो हमें क्या फाइन पार्टिकल देखने को मिलते हैं, और फाइन पार्टिकल यानी फाइन ग्रेन सॉइल, और फाइन ग्रेन सॉइल में कौन मिलता है हमें, सिल्ट और क्ले देखने को मिलता है। अब सिल्ट और क्ले है तो सिल्ट और क्ले कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ये प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये आप हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो इसी सेमेस्टर में आपके, तो वहां पर आप अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ लोगे। थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है, हैवी हो जाते हैं। अब आपको एक चीज बताऊं, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा आती है, ठीक है, ये चीज याद रखना, फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा आती है, यानी कि ये हैवी सॉइल्स रह जाती है, ठीक है। अब हैवी सॉइल है, अब क्यों होती है ये आप अगेन जियोटेक के अंदर पढ़ने वाले हो। यहाँ पर हमें सॉइल का स्टेबलाइजेशन कैसे करना है वो पढ़ना है, ठीक है। और जनरली हमारे को क्या क्या मिलेगा, इलाइट और क्योनलाइट मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, लेट मी इरेज ऑल दिस फर्स्ट। यहाँ पर ये इलाइट और क्योनलाइट क्या है, ये क्ले के मिनरल होते हैं, ठीक है। क्ले में हमारे को क्ले टाइप जो पार्टिकल होते हैं उसमें 3 टाइप के मिनरल मिलते हैं। याद रखने का तरीका है किम, ठीक है, KIM,
के से हो जाएगा केओलनाइट, आई से इलाइट और एम से मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट जो मेनली जिस टाइप की सॉइल में मिलता है उसे बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। और बेंटोनाइट सॉइल कौन सी है हमारे यहाँ पर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो तीन टाइप के मिनरल, केओलनाइट, इलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। ये वाला मिनरल बहुत फाइन रहता है, जनरली आपको एलुवियल सॉइल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों मिनरल होते हैं, ये भी के हमारे पास क्ले के मिनरल है, थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, ये आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे एलुवियल सॉइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की बात करूं, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल हमारे पास कैसी होती है, ये वोल्केनिक रॉक से बनी है, ठीक है। रेजिडुअल सॉइल है, तो रेजिडुअल सॉइल है तो जनरली कैसी होगी, बाय द एक्शन ऑफ केमिकल वेदरिंग, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। जहां पर भी आपको ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर बेंटोनाइट सॉइल देखने को मिल जाए तो आप सीधा सीधा उसके आगे लिख देना मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है। उसके आगे आप क्या लिख दोगे, मोंट मोरिलो नाइट लिख दोगे। और मोंट मोरिलो नाइट क्या है, आप सिंपली गूगल करना या फिर किसी बुक में देखना, आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में तो बताऊंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं। तो जहां पर भी बेंटोनाइट या ब्लैक कॉटन सॉइल दिखे उसके आगे लिख दो मोंट मोरिलो नाइट। मोंट मोरिलो नाइट क्या करता है, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्योंकि पार्टिकल बहुत फाइन है, ठीक है, एक तो फ्लेकी शेप का होता है, उसके बाद इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, एक टर्म होती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो कि हमारे पास होता है इसका सरफेस एरिया पर वेट, या फिर मास लिख दो यहाँ पर आप, सरफेस एरिया पर यूनिट मास। जो हमारे पास आता है वो टर्म आती है, उसे बोलता हूँ मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। वो बहुत ज्यादा होता है इसके पास। बेसिकली आप ये मान लो कि पार्टिकल इतना ज्यादा फाइन है कि इसके पास 1 kg के अंदर होने वाला सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो सरफेस इंट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, और सरफेस के अंदर जो सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस लग रहे हैं उसके कारण लगने वाला इंट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। अब इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। अब रिएक्शन किसके साथ करता है, वाटर के साथ में। किसके साथ करता है, वाटर यानी कि पानी के साथ में। पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो अचानक से स्वेल हो जाएगा। अचानक से स्वेल हुआ, उसके बाद जैसे ही सूखता है, ड्राई होता है, तो अचानक से श्रिंक हो जाता है। तो इसके कारण इसके पास लार्ज श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा श्रिंकेज हो जाता है इसका, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर लार्ज चेंजेस होते हैं। कभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो बनने वाली सोइल है उसे बोलते हैं हम बेंटोनाइट या फिर ब्लैक कॉटन सोइल है। अब इसका नाम ब्लैक कॉटन सोइल क्यों पड़ा, क्योंकि कॉटन आपको पता है इस टाइप की हमारे पास क्रॉप होती है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो सोइल ऐसी होनी चाहिए जो पानी को बहुत ज्यादा होल्ड कर सके। अब होल्ड कौन करेगा, तो ये मोंट मोरिलोनाइट। तो मैंने आपको बताया ना हाई श्रिंकेज जो स्वेलिंग होती है, तो जब स्वेलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से। और यही तो चाहिए हमें कॉटन के लिए, ऐसी सोइल जो पानी को होल्ड करके रख सके। इसलिए सोइल का अदर नेम क्या हो जाता है, ब्लैक कॉटन सोइल हो जाता है। अब सोइल में देखिए क्या क्या होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, तो कुछ पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यानी कि वो सारे मटेरियल जो कि हमारे क्रॉप को उगाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एल्यूमिना के लिए एक मैं यहाँ पर आपको नोट लगा के लिखना चाहूंगा, क्योंकि एल्यूमिना बहुत जगह देखोगे, कंक्रीट में भी देखोगे, बिल्डिंग मटेरियल में भी देखोगे, ब्रिक्स के अंदर। तो एक नोट लगा के आप लिख दो एल्यूमिना, उसके आगे लिख दो प्लास्टिसिटी, ठीक है। एल्यूमिना लिख दो, उसके आगे लिख दो प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना काम का है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराना, किसी भी जगह पर प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड कराना एल्यूमिना का काम होता है। खाली इतना लिख दो, आने वाले लेक्चर्स में आप समझ जाओगे, या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट में, तो वहां पर आपको रिकॉल हो जाएगा कि प्लास्टिसिटी के लिए कैसे होता है। खाली अभी इतना लिख दो एल्यूमिना के आगे प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है जो मेरी, उसे मैं बोलता हूँ रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल देखिए मेरे को कहाँ पर मिलेगी, ये बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड, ग्रेनाइट्स एंड जिनीस, या फिर क्वार्ट्जाइट हो गया, फेल्सपैटिक रॉक हो गया। अब यहाँ पर देखो, जहां पर भी आपको क्वार्ट्स, फेल्सपर और उसके साथ साथ माइका देखने को मिल जाए, तो सॉइल को आप सिंपली क्या, उस रॉक को आप सिंपली क्या नाम दे दोगे, ग्रेनाइट, ठीक है। क्वार्ट्स, माइका और फेल्सपर, ये तीन मिनरल है हमारे पास, क्वार्ट्स,
माइका, फेल्सपर। जहां 3 मिनरल देखने को मिले वहां पर आप क्या बोल दोगे, मेरे को ग्रेनाइट मिलता है। यानी कि जो ग्रेनाइट का कंपोजिशन है वैसे कंपोजिशन वाली कहीं पर रॉक मिल जाएगी तो वो उससे डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल बनेगी वो कैसी सॉइल होती है, रेड सॉइल। अब रेड सॉइल इसका बनने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर होता है आयरन। ठीक है, इसके अंदर होता है आयरन। जब भी आयरन उसका ऑक्साइड बनाता है, फेरस से फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तब उसका कलर रेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, घर पे जो हमारे पास आयरन पड़ा होता है वो कौन सा होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। और जब उसके ऊपर जंग लग जाता है तब फेरिक बन जाता है। और आपने देखा होगा जब भी जंग लगता है तब उसके ऊपर रेड रेड कुछ परत जम जाती है। ठीक है, तो वैसे ही रेड सॉइल है हमारी, फेरिक ऑक्साइड है उसके अंदर, तो हमारे पास वो कैसी हो जाती है, रेड सॉइल का काम करती है। जहां पर भी आपको फेरिक ऑक्साइड और मैग्नीशिया देखने को मिल जाएगा, ये दोनों येलो और रेड कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, येलोइश और रेड कलर देने का काम करते हैं। आप इसे आगे कहीं पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट है वो अभी नहीं बताने वाला, ताकि आपको जब याद रिकॉल होगा तब अचानक से याद आएगा। ठीक है, उसके बाद कैसी सॉइल होती है, लाइट होती है, ये पोरस होती है यानी कि खोखली होती है। यानी कि जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर है, सॉइल के जो पार्टिकल, यानी कि जिन्हें मैं बोलता हूँ सॉइल सॉलिड्स, इनका नाम मैं क्या बोलूंगा, सॉइल सॉलिड्स। इनके बीच की जो खाली जगह है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, पोरस। अब क्योंकि पोरस है, खाली जगह ज्यादा है, तो हल्की भी होगी वजन में, इसलिए बोल दिया इसे लाइट। और इसमें बहुत कम या फिर कोई भी सोल्ट नहीं होता, कंकर और फ्री कार्बोनेट देखने को मिलता है। ठीक है, कंकर या फिर फ्री कार्बोनेट, जहां पर भी आपको कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा वहां पर मेरे पास क्या हो जाता है, कंकर होता है। ये एक रॉक का टाइप होता है, तो डिसइंटीग्रेशन के कारण जो हमारे को जो पार्टिकल मिलेंगे, फ्रेगमेंट मिलेंगे, उसे हम कंकर कहते हैं। ठीक है, ये भी आप आने वाले अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। अभी हम सॉइल की खाली टाइप ऑफ उनके नाम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइप ऑफ सॉइल, तो आप ये नहीं बताओ कि कंकर क्या होता है, आप बताओगे वहाँ पर लेटराइट सॉइल क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, कोलुवियल सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, इन सब के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो आपको एकदम बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, जियो टेक्निकल है, या फिर आपकी बिल्डिंग मटेरियल आएगा, वहां पर ऑलरेडी आप ये चीजें पढ़ने वाले हो। ओके, नेक्स्ट है मेरी लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट वन इज लेटराइट। अगेन दिस इज टाइप ऑफ रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल है तो आपकी कैसी हो जाएगी, ये केमिकल एक्शन की वजह से। उसके बाद लेटरल सॉइल में देखिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम कंटेंट और एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के अंदर सेम कंफ्यूजन मत करना कि ये दोनों सेम ही है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर टाइटेनियम और मैग्नीज भी मिल जाता है, जहां मैग्नीज दिख जाए वहां येलोइश टिंज मिल जाएगा आपको, येलो थोड़ा सा कलर। ठीक है, येलो रेड कलर। और आयरन आ गया तो आयरन की वजह से आपको कैसा कलर दिखेगा, रेड कलर दिख जाएगा। अब ये सोइल थोड़ी सी कोहेजन लेस है और नॉन प्लास्टिक है। एल्यूमिना होता तो ये प्लास्टिसिटी हो जाती है, यहाँ पर प्लास्टिक सोइल हो जाती है, लेकिन एल्यूमिना नहीं है, एल्यूमिनियम कंटेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम के अदर और भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट वगैरह हो गया, तो वहां जो सॉइल हो जाएगी कैसी सॉइल है, लेटराइट सॉइल। याद रखना है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं रहता, देयर इज द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज मुरम सॉइल। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको जो यहाँ पर सॉइल देखने को मिल रही है, दैट सॉइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ मुरम एंड बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, जो सॉइल आपको अपने रीजनल के अंदर आसपास में देखने को मिल रही है वो मुर्रम और बेंटोनाइट सॉइल का थोड़ा सा मिक्सचर है। ठीक है, एग्जैक्ट बेंटोनाइट भी नहीं है, कहीं आप सोचो बेंटोनाइट है तो हाई श्रिंकेज स्वेलिंग करेगी, कैसे इसका हम स्टेबलाइजेशन करें, तो उसके अंदर थोड़ी सी मुर्रम मिक्स है। ठीक है, तो मुर्रम एक्चुअली क्या होता है, ये होता है पाउडर रॉक्स, जिसमें सारे के सारे डिसइंटीग्रेशन रॉक मिलते हैं, शेल भी मिल जाएगा, इंड्यूरेटेड क्ले मिल जाएगी, जिसमें बोल्डर हो या नहीं हो। बोल्डर सबसे बड़ा मटेरियल होता है रॉक का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ मटेरियल है ना, यहाँ पे हमारे को रॉक बेड मिल गया, उसके साथ साथ बोल्डर देखने को मिले हैं। मैं अपने यहाँ पर लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोल्डर देखने को मिलेगा। बोल्डर का मतलब होता है 80 mm से बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं बोल्डर बोल्डर। ठीक है, तो बोल्डर देखने को भी मिले हैं यहाँ पर हमारे पास। बोल्डर सबसे बड़ा मटेरियल होता है साइज के अंदर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में बोल्डर सबसे बड़ा रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे को अब पाउडर रॉक देखने को मिल रही है, तो ये क्या करती है, बेंटोनाइट के एक्शन को थोड़ा बहुत नेगेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है।
और शेल भी देखने को मिला। शेल कैसी हमारे पास रॉक है, जो ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक वगैरह क्या होती है, तो मैंने इंजीनियरिंग जियोलॉजी है उसके लेक्चर डाले हुए हैं, सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंजीनियरिंग जियोलॉजी बाय जितेंद्र कुमार, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको वहाँ लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। ओके, बस इतना याद रखिए, शेल हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक रहती है। समटाइम इसमें क्या क्या मिलता है हमें, फेर्गनीस स्टोन, ग्रेवल स्टोन मिल जाता है, ग्रेवल देखने को मिल जाता है, और रेड क्ले देखने को भी मिल जाती है। रेड क्ले के साथ में आपको मैंने बता दिया बेंटोनाइट का एक्शन भी देखने को मिल गया, थोड़ी बहुत बेंटोनाइट देखने को मिली। तो दिस इज दी मुर्रम, ठीक है, जो मुर्रम हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है लोकल एरिया में। नेक्स्ट मैं बात करूं मेरी डेजर्ट सोइल की। नेक्स्ट वन इज डेजर्ट सोइल। अब डेजर्ट सोइल क्योंकि हवा की वजह से ब्लो हो रही है, ठीक है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, सैंडस्टॉर्म्स चल रहे हैं, तो उनकी वजह से जो एब्रेजन और इरोजन एक्शन की वजह से, एब्रेजन और इरोजन एक्शन की वजह से जो सोइल देखने को मिल रही है वो कैसी होती है, डेजर्ट सोइल। क्योंकि हवा तेज बह रही है तो सोइल अपनी जगह पर तो रहेगी नहीं, इसलिए कैसी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेड सोइल। दूसरा नाम मैंने इसका क्या बताया था आपको, एओलिन या फिर विंड ब्लोन, बताया था ना शुरू में लेक्चर में, एओलिन या फिर विंड ब्लोन। और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। आपको पता है डेजर्ट के अंदर हमें वहां पर कोई भी वेजिटेशन देखने को तो मिलता नहीं है, वेजिटेशन नहीं है तो वहां पर ह्यूमस नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिक मैटर देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उसके साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, या तो हमारे पास एनिमल लाइफ होगी, वो सड़ गल के क्या बनाएगी, डिकम्पोज होके वहां पर नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट्स देगी, या फिर प्लांट लाइफ देती है डिकम्पोज होके, दोनों ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोइल इज एक्सपेंसिव सोइल। एक्सपेंसिव सोइल में थोड़ी देर मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी सोइल होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है, ठीक है, और जैसे ही वाटर को वो सुखा देंगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी तो एकदम से श्रिंक हो जाती है। तो सोइल का ऐसे करने वाली सोइल कौन कौन से नाम बताए थे मैंने आपको, ब्लैक कॉटन सोइल, बेंटोनाइट सोइल, ठीक है, एक तो होगी ब्लैक कॉटन, दूसरी बेंटोनाइट। लेकिन दोनों के पीछे का प्रिंसिपल क्या था, मेन रीजन क्या था, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का मिनरल मिल रहा है जिसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट। कुछ इस शेप का मिनरल होता है, ठीक है, दो मिनरल्स हैं, इनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक वांडरवाल फोर्सेस। क्योंकि वीक वांडरवाल फोर्सेस तो वाटर यहाँ पर एंटर कर जाता है, वाटर एंटर कर जाता है तो वाटर को होल्ड करके रख लेता है, और ये खुद स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक शो कर देता है, खुद क्या कर देता है, स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक को शो कर देता है। ये जो एक मिनरल का पार्टिकल दिखता है इसे हम बोलते हैं स्मैक्टाइट, नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं स्मैक्टाइट। ये 2:1 मिनरल है, यानी कि 2+1, ये 2+1, बीच के अंदर अलग कंपोजिशन है, साइडों में अलग कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या होता है आप जियोटेक में ऑलरेडी पढ़ लोगे, अभी इतना याद रखो कि स्मैक्टाइट है, 2:1 है, वीक वांडरवाल फोर्सेस है, और हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग को शो करता, नाम हो जाता है इसका मोंट मोरिलोनाइट। बीच में ऑक्टाहेड्रल शीट है, साइड में टेट्राहेड्रल शीट है, ठीक है, एल्यूमिनियम और सिलिका होता है, वो आपको जियोटेक में आप अच्छे से पढ़ लोगे। यहाँ देखिए ये क्या करती हैं, हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग को शो करती हैं, क्यों, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों कर रही है, क्योंकि मोंट मोरिलोनाइट है, 2:1 मिनरल है, स्मैक्टाइट है, ठीक है, वीक वांडरवाल फोर्सेस लग रहे हैं तो वाटर बीच के अंदर लेयर्स के अंदर परमिट हो जाता है, और जैसे वाटर को हटाया तो इनके अंदर क्या दिखता है, हमें हाई श्रिंकेज देखने को मिलता है। अब हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग है तो यहाँ पर हमें इन सोइल की वजह से और डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को भी मिलता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आगे आने वाले लेक्चर में भी पढ़ने वाले हम। तो ये सॉइल जब ड्राई स्टेट में होती है तब तो बड़ी हार्ड होती हैं और काफी ज्यादा इनके पास शेयर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जैसे इनके अंदर पानी डाल देते हैं ना तो एकदम प्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं। प्लास्टिक यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर लोड लगाओगे तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि इनके अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को सहन करने की शक्ति है, ठीक है, किसी को लोड को सहन करने की शक्ति है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे पानी को बढ़ाओगे लोड को बियर नहीं कर पाएंगी,
यानी कि अगर आपने बेंटोनाइट सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर कोई भी बिल्डिंग बना दी और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपने वाटर अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और नीचे पंचिंग फेलियर हो जाएगा। कैसा फेलियर हो जाएगा यहाँ पर, पंचिंग फेलियर। ये भी जियोटेक में आप टाइप ऑफ फेलियर के अंदर पढ़ोगे, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। आप चाहें तो नाम नोट कर लें, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। जियोटेक की यानी कि सॉइल मैकेनिक्स की किसी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्यों इनकी स्ट्रेंथ के अंदर रिडक्शन हुआ, पानी की वजह से। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर द टुडेज लेक्चर इज कोलैप्सिबल सॉइल। तो कोलैप्सिबल सॉइल जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, as I told you, this is the last type of soil for today's lecture, as you have seen the thank you slide in the next slide, ठीक है। तो कोलैप्सिबल सॉइल देखिए, कोलैप्सिबल सॉइल बाय डायग्राम आपको सिंपल दिख रहा होगा, जैसे ही पानी आया इस सॉइल ने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये सॉइल क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। जब ड्राई होती है तब तो लूज स्टेट में रहती है, ठीक है। जब ये सॉइल ड्राई होती है तब लूज स्टेट में रहती है। रीजन क्या होता है, जो हमारा क्ले टाइप के पार्टिकल होते हैं, स्पेसिफिक क्ले पार्टिकल होता है, इनके अंदर क्या होता है, ये फ्लेकी पार्टिकल होते हैं। रीजन बता ही देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। फ्लेकी पार्टिकल होते हैं, फ्लेकी पार्टिकल यानी कि शीट टाइप के पार्टिकल। अब शीट टाइप पार्टिकल, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, यानी कि हर चीज के ऊपर चार्ज होता है। मेरी स्किन के ऊपर भी कोई चार्ज है, इन चार्जेस को मैं बोलता हूँ सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसे बोलता हूँ फेस, इसे बोलता हूँ साइड्स। फेस पर तो होते हैं नेगेटिव, साइड्स पर होते हैं पॉजिटिव। ओवरऑल जो मेरे को क्ले पार्टिकल के ऊपर चार्ज मिलता है वो मिलता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर जब नेचुरल स्टेट यानी कि लूज स्टेट, ड्राई स्टेट में मुझे पार्टिकल मिलेंगे, तब ये कैसा ओरिएंटेशन होता है इसका, ये प्लस दूसरे के माइनस से ऐड हो जाएगा, यानी कि फेस टू एज या फिर फेस टू साइड का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप से ये आर्चेस बना के सोइल रहती है, ठीक है। ये बीच में खाली जगह है, ये जो जगह है ना बीच में, ये वाली खाली जगह, ये है पोर्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लूज सोइल। तो अभी सोइल खुद में ही सीमेंट होके रखी हुई है, यानी कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, फ्लोक्यूलेटेड। इसका अरेंजमेंट कैसा है, फ्लोक्यूलेटेड। तो फ्लोक्यूलेटेड अरेंजमेंट के अंदर सोइल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। जैसे ही आपने सोइल को वेट किया, कॉम्पैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोक्यूलेट का अरेंजमेंट टूट जाता है और इनका ओरिएंटेशन कैसा हो जाता है, फेस टू फेस का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा हुआ, फेस टू फेस। ऐसी सोइल को मैं बोल देता हूँ डिस्पर्स्ड सोइल। ऐसी सोइल को क्या बोलूंगा मैं, डिस्पर्स सोइल बोल देता हूँ। और डिस्पर्स सोइल जैसी होती है, उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर सडन रिडक्शन आ जाता है, अचानक से वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे वॉल्यूम कम हुआ, सोइल तो कॉम्पैक्ट होगी। यहाँ पर इतना वॉल्यूम कम हुआ, डिफरेंशियल सेटलमेंट आया। अब क्योंकि ऊपर की स्ट्रक्चर तो रिजिड होती है, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ऐसे नीचे की ओर धंस जाएगी। तो काफी राजस्थान के एरिया में कुछ जगह पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अदर कंट्रीज में भी अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। इसको आप उससे मत अज्यूम कर लेना, जो लैंडस्लाइड होती है वो अलग फिनोमिना है, कोलैप्सिबल सोइल अलग चीज होती है, ठीक है। सो दीज वर द टाइप ऑफ सोइल, और सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि वेदिंग एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर द वीडियो और द topic which you want to study in the next lecture, you can simply comment in the comment section. Okay, thank you.